आबादी के लिहाज से दुनिया के छठे बड़े मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में इस वक्त 1.5 लाख से जायद लावारिस बच्चे सड़कों पर जिंदगी गुजार रहे हैं। इनमें से जायद बच्चे घरेलू तशद्दुद या माँ बाप के दरमियान ताल्लुकात मुनक़ता हो जाने जैसे हालात के बाइस ऐसी जिंदगी गुजारते हैं। मैं हूं हिना और आज हम अपने इस प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। कहा जाता है कि बच्चे किसी भी कौम का मुस्तकबिल होते हैं, लेकिन जहाँ मुस्तकबिल सड़कों और चौराहों पर सोए वो कौम कहाँ होगी। हमारे हुक्मरान इनकी कारकर्दगी किसी से ढकी छुपी नहीं, और जो हुकूमत में नहीं है वो हुकूमत पर तनकीद करते हुए कोई सुनामी आने की बातें और कोई लॉन्ग मार्च के दावे कर रहा है। बज़ाहिर हुकूमत अपोजिशन का मुकाबला तो दलेरी से कर रही है, मगर मुल्क को दरपेश मसाइल पर इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। एक मोहतात अदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ कराची शहर में 32,500 लावारिस बच्चे पार्कों, खुले मैदानों और फुटपाथों पर कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें से 17,000 बच्चे मुल्क के दीगर शहरों से आते हैं। जबकि हुकूमत के पास नादिर व बेसहारा बच्चों की कफालत के लिए 1,94,00,000 रुपए फंड है, मगर वो फंड खर्च कहाँ होते हैं ये समझ से बाहर है। बच्चों पर जिनसी तशद्दुद एक ऐसा जुर्म है जो जमाने कदीम से होता चला आ रहा है। लावारिस बच्चे मुख्तलिफ माफिया के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल भी होते हैं। अक्टूबर 2008 में पीपल्स पार्टी ने वफाकी असम्बली में चाइल्ड प्रोटेक्शन का बिल पेश किया। वजीर इत्तलात कमरुज़्ज़मान कहरा का कहना था कि इस बिल को जल्द अज जल्द पास करवा कर इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा, लेकिन वो बिल ताहाल पास न हो सका। हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इन लावारिस बच्चों के लिए अमलन इक़दाम करे, वरना ये सड़कों पर घूमने वाले बच्चे मुख्तलिफ माफिया के हाथों में खेलते हुए मुल्क के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। प्रोग्राम सलामत रहे पाकिस्तान के लिए दानिश चौधरी। कराची की सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले इन बच्चों में से ज्यादातर शहर की मुख्तलिफ सड़कों पर ही सोते हैं। इन्हीं बच्चों में से कुछ पेशावराना तौर पर जिस्म फरोशी कर रहे हैं और साथ साथ नशे जैसी लानत के भी आदी होते जा रहे हैं। कराची की सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले बच्चे जो कि अब पेशावराना तौर पर जिस्म फरोशी भी कर रहे हैं और साथ साथ नशे जैसी लानत के आदी भी होते जा रहे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, बेसिकली कराची या पाकिस्तान के जो बड़े शहरों में, खासतौर पर मज़ारों में और खाने पीने के जहाँ रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ आपको हजारों की तादाद में बच्चे नजर आते हैं। इसका नंबर तो कोई एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितने बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरा दिन बाहर होते हैं सड़क पे और शाम को अपनी फैमिलीज में भी चले जाते हैं, और कुछ ऐसे बच्चे हैं कि जो वो सड़क पे ही रहते हैं। उनका ओढ़ना बिछोना रहना हर चीज वहीं है, और ये बच्चे जो है ज्यादातर रनअवे चिल्ड्रन है, मिसिंग चिल्ड्रन है, कई दफा ट्रैफिक होते हैं चिल्ड्रन, ड्रग ट्रैफिकर्स उनको लेकर आते हैं। ये जो स्ट्रीट पे जो बच्चे नजर आते हैं, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का कि हमने आज तक इस पे कोई प्लानिंग नहीं की कि ये बच्चे जो हैं सड़कों पे ये कौन बच्चे हैं। हमने जो अभी तक हमारी हेल्पलाइन ने, मददगार ने जो काम किया है, जो हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये ज्यादातर बच्चे कॉर्पोरल पनिशमेंट की वजह से, या फैमिली सिंगल फैमिली है, या फैमिली टूट गई है, माँ बाप ने वो स्प्लिट कर दिया है, बच्चे को किसी मदरसे में दाखिल कर दिया, स्कूल में दाखिल किया, उस्ताद ने मारा, किसी काम करने वाली जगह पे, फ्रिज की दुकान पे, वेल्डिंग की दुकान पे, गैराज में, उसको जब वो, आपको पता है कि जिस तरह लोग मारते हैं बच्चों को, ये जो पनिशमेंट्स हैं बच्चों के तशद्दुद जो होता है काम की जगहों पे और पढ़ने की जगहों पे, उसकी वजह से बच्चे घर छोड़ देते हैं, और बच्चों को ये नहीं पता होता कि वो एक जहन्नुम से दूसरे जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। और आपको पता है कि हमारे जो बसों के बड़े अड्डे, जो एक शहर से दूसरे इंटरसिटी जो बस स्टैंड्स हैं, इसी तरह रेलवे स्टेशंस, ये उन बच्चों के लिए खास तौर पे वहां पे माफियाज काम करते हैं। और जैसे ही बच्चे ये लैंड करते हैं, किसी और शहर से बड़े शहर की तरफ आते हैं, या फिर उनके लिए माफिया के लोग मज़ारों पे बैठे होते हैं, तो वो उनको कैच कर लेते हैं और उसके बाद उनसे अपने काम लेते हैं। उनमें बर्दाफरोशी भी होती है, उनमें ट्रैफिकिंग भी होती है, उनमें सेक्सुअल अब्यूज उनके साथ बहुत ज्यादा होता है। और जो बच्चे स्ट्रीट पे हैं, उनमें सेक्सुअल अब्यूज में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं वो उनके अपने सीनियर पीयर्स होते हैं। मतलब वो बच्चे जो कि पहले से सड़क पे मौजूद हैं और बड़े हो गए हैं, तो वो अपने जो नए आने वाले छोटे बच्चे जो हैं उनको अपने ग्रुप में लेने के लिए उनको सेक्सुअली बहुत ज्यादा अब्यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम जो उनके जो माफिया के मास्टर्स हैं जो उनके साथ जो भी जाती करते हैं, उनमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं। लड़कों की तादाद ज्यादा है कि जो सड़कों पे आपको नजर आते हैं, और लड़कियां भी हैं, पूरे खानदान भी हैं जो सड़क पे रहते हैं। लेकिन ये जो बच्चे जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये मैं इनको कहूंगा कि ये पाकिस्तान के मोती हैं, जिनको हमने आज तक जो है ना वो तराशा ही नहीं है। ये वो ऐसे मोती हैं कि जिनको के ये मुस्तकबिल है, और हमारा जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है वो सड़कों पे है। हमारा मुस्तकबिल जो है ना उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं है। हमारी जितनी मिनिस्ट्रियां हैं, जितने इदारे हैं, बैतुल माल का नाम ले लें आप, ज़कात का नाम ले लें आप, सोशल वेलफेयर की मिनिस्ट्री हो, कोई भी मिनिस्ट्रियां जितनी भी हैं, हेल्थ की मिनिस्ट्री हो, ये बच्चे, इनके पास तो ना कार्ड है ना इनके पास कोई शिनाख्त है। तो इसका मतलब है कि इनको किसी अस्पताल से मदद भी नहीं मिल सकती।
ठीक है ना। इनके लिए कोई मोबाइल वैन्स भी नहीं है कि जो आके इनको अस्पताल कर सकें। प्रोजेक्ट होते हैं, जो फंडिंग होती है कोई छोटी मोटी, तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो वक्त के साथ खत्म हो जाते हैं, जो एनजीओ चला रही होती हैं, लेकिन ये कोई काम नहीं है। बेसिकली एक बहुत मैस लेवल पे मुझे कोई ऐसा मिनिस्टर भी नजर नहीं आया, ऐसा सेक्रेटरी नजर नहीं आया जो कहे कि मैं सारे जो है ना चीजों को तोड़ के मैंने सड़कों पे जाना है, इन बच्चों से बात करनी है। हाँ, अलबत्ता एक बात जरूर है कि जब नेमतुल्लाह साहब यहाँ मेयर थे, नाजिम थे कराची के, तो वो रमजान के दिनों में एक कैंपेन चलती थी कि जिसमें जो सड़कों पे बच्चे हैं जी, स्ट्रीट चिल्ड्रन को, वो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं कि जी बेगर्स को गिरफ्तार करो। हमारा ये कहना है कि गिरफ्तारियों से बात नहीं बनेगी। मुझे एक आपको मैं वाकया शेयर करूंगा कि असद जहांगीर साहब जब यहाँ डीआईजी होते थे, तो हमने एक सर्वे किया मददगार हेल्पलाइन ने, और हमें पता चला कि बहुत सारे ऐसे माफियाज काम कर रहे हैं कि जो खासतौर पे कैंट स्टेशन पे ऐसे लोग हैं कि जो जैसे ही बच्चा आता है वो उसको अपने काबू में कर लेते हैं। बच्चे को रेजिडेंस की ज़रूरत होती है, खाने पीने की ज़रूरत होती है, वो उसको ऑफर करते हैं, उसको बाकायदा रहने की जगह देते हैं। वहाँ कैंट के पास ही मुख्तलिफ जगह बनी हुई जहाँ ये बच्चे जाके रहते हैं। फिर उनको बाद में वो उनसे पिक पॉकेटिंग, उनसे भीख मंगवाना, उनसे बाकी चीज़ें काम करवाना वो करवाते हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, फ़ोन किया, मैंने कहा कि असद जहांगीर साहब, ये हमने एक सर्वे किया और उसमें हमें बहुत सारे लोगों के नाम पता लगे और हम चाहते हैं कि आप कार्रवाई करें। तो उन्होंने कहा जी मैं पुलिस के तौर पे तो आपको ये गारंटी कर सकता हूं कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि जो वो काम कर रहा है बंदा, जो बच्चों को दे रहा है, वो तो बहुत सोशल वेलफेयर का काम कर रहा है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ उनकी अप्रोच पे। तो उन्होंने कहा देखें, वो बच्चे को शेल्टर भी दे रहा है और बच्चे को खाना भी दे रहा है। आप ये बताएं कि ये बच्चे मैं सारे रिकवर करके आपको दे दूं, आप कहाँ रखेंगे? ये सवाल उनका था, जो मेरे पास उसका जवाब नहीं था और मैं उसका जवाब दे भी नहीं सकता। मैं एक सिटीजन हूँ। अगर मैं एक छोटी सी हम ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं तो हमारा काम हुकूमत नहीं है, हम हुकूमत में नहीं है, हुकूमत के जितने वसाइल होते हैं वो नहीं है। इसकी जो मिनिस्ट्रियां बनी हुई हैं, जो इदारे बने हुए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर इन बच्चों को यहाँ से स्ट्रीट से उठा लें तो इन बच्चों को कहाँ रखेंगे? ये सवाल आप उन मिनिस्टरों से करें जो उसके जिम्मेदार हैं, जो सेक्रेटरीज हैं मिनिस्ट्रियों के, जो प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नर है, ये उनकी ड्यूटी है। अगर एक बच्चा सड़क पे है तो ये उनका कसूर है जो पावर में होते हैं, और फिर ये हमारे माशरे का कसूर है कि जो उसको भिखारी बना रहा है। भिखारी भी नहीं बनाना चाहिए ना। तो वो हमारे पास कोई अप्रोच नहीं है, ना इस्लाम की अप्रोच है हमारे पास, ना हमें सोशल वेलफेयर की अप्रोच है। हम बस अल्लाह से डर के पैसा बहुत आ जाए तो लोग खाने खिलाना शुरू कर देते हैं। जैसे वो चाइनीज में कहते हैं ना कि लोगों को फिश पकड़ना सिखाओ, फिश मंगा के पका के खिलाने का काम नहीं करो। आप सारी जिंदगी उसको पेट नहीं भर सकते, उसको आप ऐसा काम सिखा दो कि वो खुद अपना पेट भरे। तो ये बच्चे जो हैं ये बहुत स्ट्रीट स्मार्ट हैं, ये इतने स्मार्ट बच्चे हैं स्ट्रीट पे रह के कि ये दुनिया का हर काम कर सकते हैं। अगर कल को कोई माफिया इनसे मजीद नेगेटिव काम कराना चाहे, अब जैसे आप देख रहे हैं कि सुसाइड बॉम्बिंग, ये क्या है? ये ब्रेन वॉशिंग है। ये जो हो रही है सारी, ये ब्रेन वॉशिंग है। अगर यही बच्चे अगर ब्रेन वॉशिंग में चले गए तो फिर आप क्या करोगे? तो बात यह है कि ये टाइम बॉम्ब्स हैं, ये जो सड़कों पे घूम रहे हैं ये छोटे बच्चे, इनको आप पॉजिटिव भी कर सकते हैं, इसको आप नेगेटिव भी कर सकते हैं। बिल्कुल, इस बारे में काफ़ी बार जो है वो मीडिया में भी खबरें आती रही हैं। हम खुद कुछ ऐसे वाक़यात जो हैं वो रिपोर्ट करते रहे हैं कि ये बच्चे जो हैं घर से निकल पड़ते हैं। बाद मरतबा जो है वो वालिदैन के तशद्दुद की वजह से, बाद मरतबा जो है वो एहसास महरूमी की वजह से घरों से निकल पड़ते हैं। बाद में उनका जो रिहाइश का मामला होता है उस वजह से कोई रिहाइश नहीं मिल पाती, तो मजबूरी में उनको अपना मस्कन जो है वो सड़कों पर ही बनाना पड़ता है। ऐसे में क्रिमिनल अफराद जो हैं वो इनको अपना आलाकार बना लेते हैं। बाज़ दफ़ा जो है वो किस उबाश किस्म के लोगों के हाथ भी ये चढ़ जाते हैं जो इनसे अपनी तस्कीन का काम भी लेते हैं। ताहम मुख्तलिफ मामलात में ऐसी रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आती रही हैं, लेकिन हुकूमत जो है इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रही, खामोश रहती है। मुतअद्दिद मरतबा मीडिया ने भी इस बारे में आवाज़ उठाई है, कुछ NGOs भी इस हवाले से काम कर रही हैं, लेकिन कोई नतीजा जो है निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये सबसे बदतरीन इस्तेसाल होता है जब ये सड़क पर आते हैं तो पहली ही रात इनके साथ किसी न किसी किस्म की जिनसी तौर पर इनके साथ तशद्दुद का सामना करना पड़ता है, जिसमें वो किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, ना ही कोई कंप्लेन का निज़ाम मौजूद है। और
आस्ता आस्ता फिर इनकी शख्सियत को तबाह कर दिया जाता है और ये बच्चे जो है फ़ैसला साजी करने से कासिर होते हैं। इनकी शख्सियत बिल्कुल, इनके अंदर सेल्फ स्टीम ख़त्म हो जाती है, इनके अंदर जो है अपनी आपकी शख्सियत को पहचानना, अपने आप से इदराक करना ख़त्म हो जाता है कि ये किस नहज पर हैं। तो ये तमाम चीज़ें जिनसी तौर पर ही बच्चों के इस्तेसाल के ज़ुमरे में आती हैं और इसमें हमने जब रिसर्च की तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे पुलिस हैं जिनका काम है इनको तहफ़्फ़ुज़ देना, बच्चे इन्हीं के ही तौर पर इन्हीं के ख़िलाफ़ शिकायत अपनी जो है बयान करते हैं। तो ये अफसोस का मुकाम है रियासत के लिए भी और हुकूमत के लिए भी। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं लावारिस बच्चों के हवाले से, मगर यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चे बलूगत में पहुंचने से पहले ही लांडी, कुरंगी, इंडस्ट्रियल एरिया और साइट के अलावा फिश हार्बर में मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के 2 करोड़ से जायद आबादी वाले शहर कराची में ज्यादातर बच्चे होटल्स, मुख्तलिफ गैराजों और वर्कशॉपों में काम करते दिखाई दे रहे हैं। सर, क्या आप समझते हैं कि जो बच्चे छोटी उम्रों से ही फैक्ट्रियों में या मुख्तलिफ होटल्स में काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि उनका काम करना सही है? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान को ज़बानी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये जी सोशल वेलफेयर स्टेट है। सोशल वेलफेयर का सिस्टम कहाँ है? आपके पास सिस्टम ही नहीं है। ज़कात के पैसे हुक्मरान खा जाते हैं, ठीक है ना। तो अब लोग ज़कात देने के लिए भी तैयार नहीं है हुकूमत को, क्योंकि लोगों का एतबार नहीं है। और वो पैसे जो है ना अरबों में है। इकरा के नाम पे जो सरचार्ज लिया गया कि चाइल्ड लेबर पे दे उसको कुछ करेंगे, वो इंडस्ट्रियों से लिया गया, आज तक उसका हिसाब किताब नहीं है। तो बात यह है कि अगर आप एक समाजी इंसाफ का निज़ाम लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। पाकिस्तान में बच्चों की तादाद बड़ों से ज़्यादा है और आपको मेजॉरिटी बच्चे नज़र आएंगे और हमेशा बच्चे ही हमारा फुल सिटीज़न है। कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली वो पूरे के पूरे सिटीज़न है, पूरे शहरी हैं, वो आधे शहरी नहीं है। लिहाजा उनके लिए प्लानिंग, उनके लिए सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। आपको बताऊं कि मुशर्रफ के ज़माने में, बल्कि बेनज़ीर के ज़माने में, बेनज़ीर भुट्टो जब पावर में थी, नहीं उसके बाद मुशर्रफ के ज़माने में 8 साल तक जो है ना वो पेंडिंग रहा चाइल्ड प्रोटेक्शन का बिल। फिर पीपल्स पार्टी के ज़माने में भी रहा और फिर फाइनली वो लैप्स हो गया। इसलिए चाइल्ड प्रोटेक्शन का बिल के चाइल्ड प्रोटेक्शन में उसमें क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे कवानीन थे 100 के हिसाब से, तो उसको कंबाइन किया गया था। उसमें यूनिसेफ का, नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड वेलफेयर, इन्होंने मिलके NGOs के साथ, हमारी जैसी तंजीमों और बहुत सारी तंजीमें उनके साथ मिलके उसको एक ऐसी शक्ल दी थी कि एक कानून हो जिसके तहत उसकी फिर अमल दरामद हो। जिस मुल्क में कानून पास करने में जो असेंबलियों में बैठे हुए 8-8 साल लगा दें और उसके बाद एक नई अब सिचुएशन आ गई है कि 18वीं तरमीम के बाद वो सारा काम प्रोविंसेस के पास आ गया और प्रोविंसेस के पास टाइम ही नहीं है, बच्चों के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। आप सिंध असेंबली का पूरा वो निकाल के देख लें, आप पंजाब असेंबली को, फ्रंटियर, बलूचिस्तान, आप देख लें बच्चों पे क्या लेजिस्लेशन हुई है, बच्चों के लिए क्या किया उन्होंने, क्या एलोकेशन की है, किस तरह के काम वो करना चाहते हैं। कोई विजन ने मिनिस्टर निकल के आए हों कि जी हमने कोई इनकलाबी काम करना है। तो बात यह है कि ये जो तब्दीलियां आती हैं, जो बच्चे आपको गैराजों में नज़र आते हैं, ये जो आप रोज़ाना बच्चे जो है वो आपको मुख्तलिफ कामों में नज़र आते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया में नज़र आते हैं, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन में हैं, बैगिंग में हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो जा रहे हैं, इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर है, हमारे समाज पे भी है। लेकिन मेजॉरिटी जो प्रोटेक्शन का काम, बच्चे का प्रोटेक्शन हो, औरत का प्रोटेक्शन हो, आदमी का प्रोटेक्शन हो, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। इस बारे में आपसे चंद दिन कबल जो है वो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मैंने वज़ीर तालीम से भी इस हवाले से सवाल पूछा था कि ऐसा लॉ क्यों नहीं बनाते कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जिस तरह चाइल्ड लेबर का एक लॉ है कि एक हद है उम्र की, उससे कम उम्र बच्चा जो होगा, जो नाबालिग होगा, वो काम नहीं कर सकता। इसी तरह एक जो है वो लॉ ऐसा बनना चाहिए कि वो वालिदैन को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, वो छोटे बच्चों को जो है वो काम पे भेजने के बजाय उनको जो है स्कूलों पे भेजें। तो उस टाइम तो उन्होंने कोई इसका प्रॉपर जवाब नहीं दिया। एक और NGO जो इंग्लैंड की NGO है, पाकिस्तान में काम करती है, उनसे भी इस सिलसिले में बात की थी, तो उनका कहना था कि पाकिस्तानी अफराद जो हैं, पेरेंट्स कहें या पाकिस्तानी जो अवाम है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, वो मजबूरी में अपने अहले खाना की कफालत के लिए खुद भी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को भी इन कंपनीज में भेजते हैं। बसूरत दीगर अगर वो इनको स्कूलों में भेजें तो यहाँ पे कोई फॉरनर का या अब्रॉड वाला सिस्टम तो है नहीं कि गवर्नमेंट उनको पे करे, लिहाजा उनको जो उनकी माली मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है।
इससे बड़ी मुनाफकत आपको कहीं भी नजर नहीं आएगी कि एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान स्टॉप चाइल्ड लेबर की पॉलिसी पर बुलंद बांग कॉन्फ्रेंसेज और दावे करते हुए नजर आती है, दूसरी तरफ हुकूमत पाकिस्तान सिंध चिल्ड्रन एम्प्लॉयमेंट एक्ट भी लेकर आती है और उसमें कहा जाता है कि जी 14 साल से कम बड़ी बच्चे काम भी करेंगे। एक तरफ हुकूमत ने आलमी मुआहदा बराए हुकूक अतफाल दस्तखत किया हुआ है जिसमें 18 साल से कम उम्र बच्चे को बच्चा गर्दाना जाएगा और उसको वो तमाम हकूक उसको मैसर करना, फराहम करना, उनका नफाज करना रियासत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान का आइन का जो आर्टिकल 11 है वो खुद स्लेवरी को और चाइल्ड लेबर को और ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिटेड करता है, लेकिन उस आइन के उस आर्टिकल के ऊपर हमें जो कि हुकूमत और रियासत का काम है उसका नफाज करना हमें नजर नहीं आता कहीं पे भी। पाकिस्तान में आज भी लाखों बच्चे भट्टा के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। आज भी पाकिस्तान की किसी सड़क पर आप कैमरा लेके निकल जाएं, इवन आप अदालतों में चले जाएं, सिटी कोर्ट्स में चले जाएं, वहां बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। कहीं भी आप जाकर देखें इसका निफाज हमें नजर नहीं आता। और रियासत के जो काम है कि बच्चों को देखें एजुकेशन देना, खासतौर पर अभी 18वीं तरमीम के गीत आपने देखा है हुकूमत बहुत गाती है और बड़े जोर जोर से इसके जश्न मनाए जाते हैं। उसमें हुकूमत ने आइन का जो आर्टिकल 25A के अंदर अमेंडमेंट लाई है कि हर बच्चे को प्राइमरी तालीम दी जाएगी। पाकिस्तान की अगर आप देखें सिर्फ कराची में 5 लाख से ज़्यादा बच्चे सड़कों पर काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये इन्होंने किस लिहाज से इन्होंने इस पर अमल किया है और ये हमें अमल नजर नहीं आता, ये खुला तजाद है। पाकिस्तान की माशी शहरक समझे जाने वाले शहर कराची में बच्चों से गदागरी का काम लिया जा रहा है या वो खुद ये काम सरअंजाम दे रहे होते हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी ये बच्चे फूल, गजरे और मुख्तलिफ अशिया फरोख्त करते अक्सर नजर आते हैं। जो बच्चे सड़कों पर भीख मांगते नजर आते हैं, क्या हुकूमत को ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए कि इन बच्चों को भीख मांगने से रोका जा सके? देखिए, बेसिकली जो ये बच्चे नजर आते हैं इनके पीछे माफिया है और माफिया को करने के लिए आपको बहुत रेवोल्यूशनरी लेवल पे चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सख्त इकदाम करने पड़ते हैं। हमारे यहाँ जो कवानीन है उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। ये जो बच्चे आपको नज़र आते हैं इनमें आपको ये तादाद जो हमारे हुक्मरान जो कर रहे हैं, जो उनके कारनामे हैं हमारे हुक्मरानों के, मुझे लगता है कि आइंदा 5 सालों में ये तादाद जो भी नज़र आ रही है डबल हो जाएगी। इतना ख़तरनाक सिचुएशन है पाकिस्तान की, क्योंकि जब इकोनॉमिकली घर में एक कमाने वाला होगा और 6-6, 8-8 बच्चे होंगे तो वो ज़ाहिर सड़कों पे आएंगे, या वो डाके डालेंगे या वो चोरी करेंगे या इस तरह के काम करेंगे। उनके पास और कोई अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं। तो आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन आप रखें कि वो बहुत एहतराम के साथ आपसे बात करेंगे। जब समाज ने उसको कुछ नहीं दिया, उस बच्चे को उसका बचपन, आप बच्चे के पैदा होते ही उसका बचपन आप छीन लेते हैं। तो आपने जब उसको खुद कुछ नहीं दिया तो आप उसे मांग क्या रहे हो? आप उसे ये मांग रहे हो कि वो एक बहुत सिविलाइज सिटीजन होगा, वो कोई उल्टे काम नहीं करेगा, वो किसी गलत चीज में नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो आप उनसे एक्सपेक्ट क्यों करते हो जब आप दे कुछ नहीं रहे हो? तो आप कैसे अपने समाज को ठीक कर सकते हो? हर गली के नुक्कड़ पे आपको नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद नजर आती है और वो सारे के सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। कभी उनको कोई पार्टी हायर कर लेती है, कभी उनको कोई माफिया हायर कर लेता है, कभी सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं, कभी वो ड्रग के बन जाते हैं। उनको तो काम, उनको ये जो नेगेटिव लोग हैं वो बहुत तेज हैं, उनके पास सारी गैजेट्स भी हैं, उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन जो पॉजिटिव लोग नजर नहीं आते। तो बात यह है कि लोगों के रोजगार छिन रहे हैं। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो इस वक्त है उसमें गुर्बत मजीद बढ़ रही है, जिसकी वजह से ये बच्चे और सड़कों पे आएंगे, प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगा, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन बढ़ेगा, बच्चों के हालात और बुरे होंगे। अब ये जो सारे साइंस हैं ये बहुत नेगेटिव साइंस हैं। मैं नेगेटिव होता नहीं हूं, लेकिन जो मैं सिचुएशन देख रहा हूं, आई फील के बहुत ही डिजास्टर्स सिचुएशन की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, पाकिस्तान में हर किस्म की नेमत मौजूद है, लेकिन उसके हुक्मरान सही नहीं है, हमारे यहाँ गवर्नेंस सही नहीं है, हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन को नहीं बनने दिया गया, अदलिया को नहीं बनने दिया गया, पार्लियामेंट अपना काम नहीं करती है। जब ये सारे नहीं करेंगे तो बच्चे हमारे रांदे दरगाह ही रहेंगे। इस्लाम ने भी एक बड़ा वाज़ेह हमें निज़ाम दिया है कि ज़कात का निज़ाम हमें दिया है। यहाँ पे भी ज़कात की कटौती होती है, हुकूमत भी कुछ फंड मुख्तस करती है ज़कात के लिए, लेकिन वो पहुँच नहीं पाता। अगर इस ज़कात फंड से इन लोगों की जो है वो सरपरस्ती की जाए, ना सिर्फ उन बच्चों की जिन्होंने आजकल रोडों को अपना मस्कन बना रखा है, बल्कि उन बच्चों की भी जिनके वालिदैन उनके इखराजात नहीं उठा सकते कि उनको तालीमी इदारों तक भेज सकें। और तालीमी इदारे जिस तरह पंजाब में हम देखते हैं कि तालीम मुफ्त हो गई है, लेकिन कराची में अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नजर नहीं आती। अगर इस चीज को खत्म कर दिया जाए, तालीम सस्ती कर दी जाए और बल्कि फ्री कर दी जाए और ज़कात फंड से जो है ऐसे बच्चों की सरपरस्ती की जाए, तो यकीनी तौर पर ये बच्चे तालीमी इदारों में जाके
इस माशरे के लिए कारगर साबित हो सकते हैं? हुकूमत को चाहिए कि एक पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक मौसर कानून जो है नेशनल सतह पर भी लेके आए और सूबाई सतह पर भी लेके आए। अभी जो कानून लाए हैं उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा लेकुनाज हैं, झोल हैं उसके अंदर, और ख़ासतौर पर जब ये कहते हैं कि हम 10 दिन तक उस बच्चे को रखेंगे और उसको 10 दिन में तो किसी बच्चे से बातचीत नहीं होती, आप उसकी रिहेबिलिटेशन कैसे करेंगे? ये शायद मेरे ख्याल एयर कंडीशन रूम्स में बैठ के बहुत अच्छी लगता है। अगर आप स्ट्रीट पर देखें तो इसकी कोई आपको हकीकी मानवी हैसियत नज़र नहीं आती। और जो जिस तरह आपने बात की, बैगरी को प्रोहिबिटेड करना चाहिए, कतन इसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यहीं से इस्तेसाल शुरू होता है। जब बच्चियां बैगरी के लिए आती हैं तो वो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में शामिल हो जाती हैं, वो अपना जिस्म फरोशी के तौर पर काम करना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह क्राइम रेट बढ़ जाता है, इसी तरह आपकी जो पिक पॉकेटिंग है, पेटी क्राइम्स हैं, वो इंक्रीज होते हैं। और एक ही बैगरी को मदर ऑफ क्राइम कहते हैं, तो इसको प्रोहिबिटेड करना चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी सोशल सिक्योरिटी दे। सोशल सिक्योरिटी वो नहीं होनी चाहिए जो अभी हमारी बदकिस्मती से सोशल सिक्योरिटी बराए नाम के नाम पे धब्बा है जो अभी हमारा इदारा है। हुकूमत को चाहिए कि उस लेवल पर सोशल सिक्योरिटी दे जाके हर शहरी को एक मुआशी तहफ़्फ़ुज़ हो, ताकि वो जराइम की तानिब, भीख की जानिब राग़िब ना हो। और एक बैगर्स रिहेबिलिटेशन सेंटर रियासत को बनाना पड़ेगा। बैगर रिहेबिलिटेशन सेंटर के बगैर ये जो पुलिस की कार्रवाई होती है कि 10 दिन में रमज़ान में उठाया और लोगों को बंद कर दिया, कमरे में डंप कर दिया और ईद के बाद छोड़ दिया, ये कॉस्मेटिक मेजर से कुछ नहीं बनेगा। आपको खास तौर पे कराची में हम कहेंगे कमिश्नर कराची को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी होगी और एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ये जिम्मेदारी अदा करनी होगी। और बैगर रिहेबिलिटेशन सेंटर अगर बनाना चाहे गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कराची में मौजूद लावारिस बच्चों में से सिर्फ 17 बच्चे हुकूमती सरपरस्ती में कायम रिमांड होम में सर छुपाए हुए हैं, जबकि कराची की नाबालिगों की जेल में भी बच्चे मौजूद हैं, जिनमें से सिर्फ 6 बच्चे मुजरिम के तौर पर सजा अब तक काट रहे हैं। कराची में जो हुकूमत ने रिमांड होम कायम किया है, जहां पे सिर्फ 17 बच्चे इस वक्त मौजूद हैं, उसका क्या किरदार देखते हैं आप? देखें, बात यह है कि बहुत सारे बच्चे हैं हमारे यतीम खानों में, शेल्टर्स में, बहुत सारे बच्चे हैं जो हर एक, अब तो लोग आप देख रहे होंगे कि ईदी सेंटर में बच्चे डाल के चले जाते हैं कि पाल नहीं सकते। बात ये लावारिस जो बच्चे हैं, इनके लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने की ज़रूरत है, जिसमें वो बच्चे कई दफ़ा क्राइम में भी चले जाते हैं। आप जो रिमांड होम की बात कर रहे हैं उसमें वो बच्चे हैं जो क्राइम में चले गए क्योंकि उनके पास ऑप्शन कोई नज़र नहीं आया, या उनको किसी माफिया ने इस्तेमाल किया और पकड़े गए। असल आदमी नहीं पकड़े जाते। ड्रग लाने वाला, ड्रग पैदा करने वाला, ड्रग को बड़े पैमाने पर लाने वाला नहीं पकड़ा जाता, पीने वाला पकड़ा जाता है या बेचने वाला पकड़ा जाता है, और बेचने वाले नीचे के लोग होते हैं। तो बात यह है कि ये बच्चे जो है जिनको कि इतनी नेगेटिवली यूज़ किया गया, इनकी रिहेबिलिटेशन के पूरे सिस्टम होने चाहिए। ये मिनिस्ट्रियों की जिम्मेदारियां हैं, ये उनके मैंडेट्स हैं, जिसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री भी आती है, सोशल वेलफेयर भी आती है, हेल्थ की मिनिस्ट्री भी आती है। इन सबका काम है, एजुकेशन की मिनिस्ट्री, इनका काम है इस तरफ तवज्जो दें। और ये जो बच्चे मिसिंग होते हैं, इनके लिए कोई इदारा ऐसा नहीं है, सिवाय आपको ईदी सेंटर नजर आएगा या हमारी मददगार हेल्पलाइन या इक्का दुक्का सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी। लेकिन गवर्नमेंट का मुझे एक ऐसा इदारा बता दें कि अगर किसी का बच्चा गुम जाए तो वो जाए और उसकी मालूमात उसको मिले वहां से और गाइडेंस मिले। कोई इदारा पूरे पाकिस्तान में मेरी नज़र में नहीं है। आप अगर रिमांड होम के उसमें स्टैट्स निकलवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे अनगिनत बच्चे हैं, वो हुकूमत उनकी सरपरस्ती का दावा करती है, लेकिन हकीकत में जो इस तरह के रूम्स हैं वो सिर्फ बच्चों की कफालत नहीं करते, बल्कि उनका जो मुआवजा होता है या उनका जो फंड होता है वो भी हड़प कर जाते हैं। और उसके अलावा जो बच्चे इन रूम्स में जाते हैं, इन होम्स में जाते हैं, उन बच्चों को भी जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह मैंने बताया कि यहाँ पे जिनसी तस्कीन का बड़ा मामला है, तो उस सिलसिले में भी इन बच्चों को इस्तेमाल किया जाता है। इसके भी मुतअद्दिद वाक़यात जो है वो मीडिया रिपोर्ट हो चुके हैं। जी, ये मुस्तकबिल तो बदकिस्मती से बड़ा तारीख है, क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे जुवेनाइल यूथफुल ऑफेंडर एक बहुत बड़ा तख्ती लगा दी, बोर्ड लगा दिया, वहाँ स्टाफ कौन है? स्टाफ वही है जो जेल के लोग हैं। जब तक आप स्टाफिंग चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप वहाँ पर ट्रेंड लोग जो समाजी नफ्सियात को बच्चों की समझते हैं उनको नहीं लेके आएंगे, हम समझते हैं कि ये जितने भी बोर्ड लगा दें, जितने भी कॉस्मेटिक वहाँ पे आप लगा दें, उनसे बच्चों को कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वहाँ भी बच्चों के साथ ज़्यादतियों की हमें कंप्लेन वक्तन फ़वक्तन मिलती रहती हैं। और ये जो रिमांड होम में भी जो 17 बच्चे हैं, ये आटे में नमक के बराबर हैं। और जितने भी बच्चे आपने देखा है जो आते हैं, सबसे बड़ी बात है अभी तक बच्चों की एज के तयन के तौर पर उसको आपको पता है सहूलियात मिलती है। पाकिस्तान हुकूमत अभी भी बच्चों की उम्र के तयन के सिलसिले में कंफ्यूज नजर आती है, कोई फैसला नहीं कर पा रही कि बच्चे की उम्र क्या होगी। तो इससे आप अंदाजा कर लें कि बच्चों को हुकूक भी क्या। लेकिन इस तरह जेलों में आपने देखा है बच्चे माओ के साथ रह रहे हैं।
वुमेन जेल कराची में जो खवातीन बंद हैं वो बेकसूर हैं या कसूरवार, ये फैसला करना कानून का काम है। मगर इन खवातीन के साथ जो बच्चे जेल में हैं, इनको किस जुर्म की सजा मिल रही है? इनकी तालीम और तरबियत का कोई इंतजाम मौजूद नहीं है, जबकि दूसरी तरफ शहर में लावारिस बच्चों की आवारागर्दी को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से कोई भी खातिर ख्वाह इकदाम अब तक नहीं किए गए। वुमेन जेल में जो औरतें सजा काट रही हैं, जो कैद हैं, उनके साथ जो उनके बच्चे हैं, आखिर उन्हें किस चीज की सजा मिल रही है? उनका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, वो जो माओं के साथ जो बच्चे जेलों में हैं, उनका जो इशू है वो ये है कि माएँ बहुत पजेसिव होती हैं अपने बच्चों के मुतालिक, और कई दफ़ा उनके हस्बैंड का मर्डर हो गया होता है या कुछ और होता है, तो वो बच्चों को अपने पास रखना चाहती हैं। अलबत्ता ये है कि हमने भी कोशिश की, और हमारे अलावा जो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं लीगल एड का, उन्होंने भी कोशिश की थी कि इन बच्चों को हम कहीं ईदी सेंटर या SOS विलेज में कोई एक सेपरेट सेक्शन बनवाएं जिसमें ये बच्चे हों और माँ बाप से मिल भी सकें, और उनको यकीन हो कि अगर बच्चा उनसे लिया गया तो उन्हीं को वापस दिया जाएगा। लेकिन ये सिस्टम चलाने के लिए सियासी जो होता है ना, पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है। इसमें सियासी लोगों का के कमिटमेंट की जरूरत है, जो है नजर नहीं आती है। असल में मामला ये है कि दुनिया का कवानीन जो है वो कहते हैं कि एक बच्चा जो है वो उसकी उम्र जब तक वो समझदार नहीं हो सकता तो तब तक उसको अपनी माँ के साथ ही रहना पड़ता है। तो ये एक इंटरनेशनल कानून है जिसकी वजह से वो बाउंड है। लेकिन ऐसे बच्चे भी हैं जिनके वालिद जो हैं वो उनको वहां से ले जाते हैं, और उनकी अगर वालदा एग्री हो तो वो भेज देते हैं। इस सिलसिले में जो है बड़ा मुश्किल है कुछ कहना, क्योंकि आलमी कवानीन ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ रहेगा, तो ये मजबूरी है। वहां पे उनकी सजा नहीं है, ना हुकूमत की तरफ से वो बाउंड है, लेकिन ये मजबूरी है कि कवानीन ये कहते हैं कि बच्चा जो है वो माँ की परवरिश में पले। जी, हम तो इस हक में नहीं है कि खवातीन को जेल में रखा जाए। खवातीन के लिए एक पूरा प्रोटेक्शन का निज़ाम होना चाहिए जहाँ पे उनको रखा जाए और वहीं उनके बच्चे रहें, ना वहाँ जेल का स्टाफ हो। वहाँ बहाली के मरकज का स्टाफ होना चाहिए जो उन बच्चों की निगहदाश्त के लिए, उन बच्चों की परवरिश के लिए, उनका भी हक वही है जो आम बच्चे का हक है। क्योंकि माँ के जुर्म की सजा बच्चे को देना ये दुनिया की किसी भी महज़ब तहजीब में इसकी इजाज़त नहीं देती। कोई भी महज़ब माशरे में इसका इजाज़त नहीं होती। हम तो समझते ही नहीं है कि, और आप देख लें आज भी जेल में जाकर सर्वे करें, 90% से ज़्यादा खवातीन जो है अंडर ट्रायल पड़ी हुई हैं, उनकी सज़ाओं का फैसला कन्विक्शन नहीं हुई, और जो कन्विक्टेड भी हैं उनके लिए भी हम समझते हैं कि एक पूरा रिहेबिलिटेशन का निज़ाम होना चाहिए, और उनको जो विमेंस के हवाले से, खवातीन के हकूक़ के हवाले से तमाम हकूक़ उन्हें मैसर होने चाहिए। शहर भर में बच्चों के हवाले से कई फलाही इदारे भी काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे सड़कों पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। क्या ये एक सवालिया निशान नहीं? इन तमाम मामलात में NGOs का आप क्या किरदार देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान में अच्छे लोग हर जगह मौजूद हैं और बुरे लोग भी हर जगह मौजूद हैं, वो गवर्नमेंट में भी हैं और बाहर भी हैं। तो बात यह है कि जो NGO का रोल है मिसिंग के हवाले से, वो भी अपने तौर पे थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन जिस तरह का काम होना चाहिए आटे में नमक के बराबर है, इसमें हम कोई बड़ा चेंज ला नहीं रहे जब तक कि हुकूमत वक्त उस पर नहीं सोचेगी कि हमने ये जो बच्चे सड़कों पे हैं, मिसिंग चिल्ड्रन हैं, इनको हमने रिहेबिलिटेट करना है, इनके माँ बाप को तलाश करना है। अगर माँ बाप एब्यूजिव हैं तो उनको ना दें, किसी इदारे में रखवा के उनको डेवलप करें। दुनिया में बहुत बड़ी मिसालें मौजूद हैं, अमेरिका में, बाकी जगहों पे जो फॉस्टर होम्स हैं, वहाँ से लोग, इतने बड़े बड़े लोग निकले जो फॉस्टर होम में रहें, लेकिन उन्होंने तालीम ली, रिहेबिलिटेट हुए, इंटेलिजेंट। आज का बच्चा तो बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, तो उसको हम लोग इस्तेमाल में नहीं ला रहे हैं। बिल्कुल, NGO का किरदार हम देखते हैं कि जब फंड समेटना हो NGOs ने, या चंद बच्चों की तस्वीरों के ऊपर जो है वो लाखों डॉलर्स कमाने हो, हजारों डॉलर्स कमाने हो, तब तो हमें NGOs बड़ी एक्टिव नजर आती हैं। सिविल उसका दावा भी करती हैं कि वो पाकिस्तान की फलाह व बहबूद के लिए, इन बच्चों की फलाह व बहबूद के लिए बड़ा काम कर रही हैं। लेकिन अगर आप जाके किसी NGO में देखेंगे तो जो NGOs बच्चों की रिहेबिलिटेशन का काम करते हैं, उनकी फीसिस इतनी ज्यादा है कि आप सुन के जो है यकीनन चकरा जाएंगे कि ये क्या है। फंड उनके नाम पे लाखों डॉलर, हजारों डॉलर कमाए जाते हैं, लेकिन हकीकत में जो है उनके शायद एक दो NGOs हो जो थोड़ा बहुत कुछ जो है भी कर देती हूँ, वरना बड़ी बड़ी NGOs हैं। सुराब गोट पे भी एक बहुत बड़ी NGO है जहाँ पे बच्चों की सरपरस्ती की जाती है, लेकिन उन बच्चों का हम जब पता चलता है, आए दिन पता चलता रहता है वो बच्चे कभी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस पाए जाते हैं, कभी जो है वो माशरे की जो बेरावारा भी है उसका शिकार दिखाई देते हैं। तो NGOs भी कोई ज्यादा अच्छा किरदार अदा नहीं कर रही। NGOs का
मुस्बत किरदार भी है, मनफी किरदार भी है। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल पॉकेट में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। उन्होंने इन बच्चों के लिए बहुत से सेंटर्स खोले हैं, इनकी हेल्पलाइंस खोली हैं, बहाली के मराकज़ खोले हैं, लेकिन वो एनजीओ कभी भी हुकूमत का मुतबादिल नहीं होती। दूसरी तरफ वो एनजीओ हैं कि जो बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस, बड़े बड़े चीज़ें तो ज़रूर कराते हैं, लेकिन उनके दफ्तरों में कोई बच्चा भी बिना किसी रोक टोक के दाखिल नहीं हो सकता। वो जब उन्होंने काम स्टार्ट किया तो उन एनजीओ के हामिल अफराद की हालत तो तब्दील हो गई कि वो 80 गज के मकान से 1000 गज के बंगले में शिफ्ट हो गए, लेकिन जो बच्चे थे वो वहीं पर ही हैं आज भी, और हज़ारों बच्चे मनशियात की ओवरडोजिंग की वजह से मौत का शिकार हो गए। इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। कराची जैसे बड़े शहर में बच्चों का गुम होना या अगवा होना भी मामूल की बात बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 3 से 5 बरसों के दरमियान 3090 बच्चों को अगवा किया गया, जो कि एक काबिल तशवीश बात है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जो बच्चे अगवा हो जाते हैं, आखिर इस मसले का हल क्या है और कानून इसमें क्या कर रहा है? देखें, मैं आपको बताऊं कि इस पे जो बच्चे गुम जाते हैं या बच्चे मिसिंग हो जाते हैं या किडनैप हो जाते हैं, उनके मुतालिक हमारी हेल्पलाइन जो है मददगार और ईदी सेंटर दोनों इस पे काम करते हैं। अगर इस तरह के लोगों को, बच्चों को कोई इशू है या फैमिली को इशू है, तो वो हमारा नंबर है 1111911922, उस पर हमें कॉल करें। अब मददगार हेल्पलाइन लाहौर में भी बन गई है, मददगार हेल्पलाइन पेशावर में भी बन गई है और मददगार हेल्पलाइन कोयटा में भी खुल गई है। तो हमने अब उसको नेशनल कर दिया है। तो इसलिए हमें यकीन है कि हम कौम की खिदमत में छोटा सा कंट्रीब्यूशन जो अपना है वो इस हेल्पलाइन के ज़रिए देंगे, ताकि लोग अगर हमें कांटेक्ट करेंगे तो हम उनको गाइड करेंगे, उनको क्या करना चाहिए, उनका बच्चा कहाँ गया। लेकिन मेजॉरिटी जो फैमिलीज हमें कांटेक्ट करती हैं मिसिंग चिल्ड्रन के हवाले से, वो ज़्यादातर रन अवे चिल्ड्रन होते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ कर रहे होते हैं, मारपीट कर रहे होते हैं, जिससे बच्चा भाग जाता है, या उसको किसी मदरसे में डाला, ज़बरदस्ती भेज रहे हैं, वहाँ उसको मार पड़ रही है, वो घर छोड़ देगा। इसी तरह अगर वो स्कूल में है और उसको मार पड़ रही है तब भी ऐसा होता है, या अगर किसी उस्ताद के पास काम सीखने के रखा है, वहाँ अगर उसके साथ अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ है या उसको मार पड़ती है, तो वो कई दफ़ा बता नहीं पाता है और फिर वो घर छोड़ देता है और वो एक जहन्नुम में चला जाता है। कानून तो हमेशा की तरह चैन की नींद सो रहा है, इस मामले में भी कानून यही कर रहा है कि वो चैन की नींद सोने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। जो बच्चे अगवा हो जाते हैं, इस बारे में अमूमन आप देखते होंगे कि एक हमारा सोशल नेटवर्क जो है वो ही इफेक्टिव नजर आता है। पुलिस जो है वो इन केसेस पे ज्यादा तवज्जो नहीं देती, क्योंकि ऑलरेडी कराची को अगर हम देखें तो वैसे ही लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ज्यादा है और फिर सिक्योरिटी की उनको प्रॉब्लम इतनी है, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इनको इतनी ज्यादा करनी पड़ती है कि उनके पास नफरी बचती नहीं है। इसलिए जो बच्चे अगवा होते हैं उनके केसेस पे तो वो तवज्जो देते ही नहीं। सोशल नेटवर्क जो हमारा है, जैसे अगर मेरा कोई बच्चा जो है या मेरा कोई रिलेटिव है, उनका बच्चा अगवा हो गया है या गुम हो गया है, तो हम उसके लिए खुद अप्रोच करते हैं। खुद अप्रोच करते करते बाज दफा हम जो है वो अगवाकारों तक पहुंच जाते हैं, उनको तावान दे के अपने बच्चों को छुड़वा लेते हैं। बाज दफा जो है वो हम नहीं अपने बच्चों तक पहुंच पाते, या जो उनके लिए अगवाकार जो है वो तावान तलब करते हैं, हम नहीं दे पाते, तो उसके बाद वो अगवाकार क्या करते हैं, इन बच्चों को जो है वो जो माफिया है, फकीरों की एक माफिया है, उनकी तरफ भेज देते हैं। भिखारियों के पास वो उन बच्चों को डिसेबल कर देते हैं और उनसे फिर सारी उम्र के लिए भीख मंगवाते हैं। जी, यही अफसोस के मुकाम है कि जब कोई भी बंदा थाने में दर्ज कराने जाता है अपने बच्चे की गुमशुदगी की इत्तला और उसके अगवा का पर्चा दर्ज कराना चाहता है, तो इस मुल्क में जब तक आपकी सिफारिश ना हो, जब तक आपके पास पैसा ना हो, जब तक आप रिश्वत ना दें, आप किसी बच्चे की रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते। तो जिस मुल्क में रिपोर्ट दर्ज कराना इतना मुश्किल हो, और ये तो बहुत कम रिपोर्टेड केसेस आपके पास आए हैं। हजारों बच्चे अगवा होते हैं जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं हो पाती, जिनके साथ कोई भी हमने देखा है कि उनके लिए कोई चाराकार नहीं अपनाया जाता, क्योंकि बदकिस्मती से थाने में 18 रजिस्टर होते हैं और आवाम को क्या पता इस बारे में, क्या आगाही है कि किस जगह उन्होंने एंट्री की है, क्या उन्होंने। बाद दफा तो लोगों को रोजनामचा काट के हाथ में दे दिया जाता है, FIR तक दर्ज नहीं किया जाती। आज भी पाकिस्तान में FIR दर्ज कराने का इतना ही कठिन है जितना कि
कोई आप देख लें कि इंतहाई मुश्किल तरीन काम है। आज भी लोगों को FIR दर्ज कराने के लिए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, उसके बगैर FIR दर्ज नहीं होती। पुलिस वालों का रवैया चाइल्ड फ्रेंडली नहीं है। 110 पुलिस स्टेशन आप देख लें कराची में, उनमें से एक पुलिस स्टेशन में जहां विमेन पुलिस स्टेशन है, हाल ही में आपने देखा गया कि एक NGOs ने बच्चे रखवाए थे और वो बच्चे वहां से गुमशुदा हो गए, वहां से मिसप्लेस हो गए। तो ये पुलिस की कारकर्दगी है। उसके ये आज आपके सामने क्या इस माहौल में पुलिस किस तरह का तहफूज बच्चों को दे पाएगी। पाकिस्तान में ख्वानदगी की शरह 57% बताई जाती है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 46% बच्चों को सिरे से ही स्कूल में दाखिल नहीं करवाया जाता। 50% बच्चे दाखिला तो लेते हैं लेकिन अपनी तालीम अधूरी छोड़ देते हैं। मुल्क की 30% आबादी खते इफलास से नीचे की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। पाकिस्तान में गवर्नमेंट और प्राइवेट तालीमी इदारों की तरफ से इन बच्चों के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? ये तो गिमिक्स हैं जो इस्लामाबाद में बैठ के स्टैटिस्टिक डिपार्टमेंट और ये जो फाइनेंस के लोग हर साल अपनी मर्जी से कभी उसको ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले आते हैं। पाकिस्तान के हालात, बच्चों के स्कूल में जाने के हालात बहुत ख़राब हैं। चारों सूबों में ऑर्डिनेंस मौजूद है कि कंपलसरी एजुकेशन होगी। जो स्कूल नहीं भेजेगा माँ बाप उसको सजा होगी। इसमें बाकायदा हमारे पास चारों सूबों में ऑर्डिनेंस पास हुए हैं, लेकिन वो स्कूल कहाँ हैं, वो बिल्डिंगें कहाँ हैं, वो टीचर्स कहाँ हैं जो इन बच्चों को, ये ड्रॉप आउट क्यों हो रहे हैं, ये बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे। आप सिर्फ ये ले लें कि जो रेगुलर स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उसके अलावा सारे बच्चे सड़कों पे, और वो लाखों में करोड़ों में जो बच्चे सड़कों पे। अगर सरकार ने कुछ करना होता तो यकीनी तौर पे अब तक कर चुकी होती। बड़ा फंड है, बहुत सारे वसाइल हैं, मशीनरी भी है, बड़ी मशीनरी इस्तेमाल की जाती है। फिर बैरून ममालिक से अब तो बहुत ज़्यादा ऐड आने लग गई है। बरतानिया बहुत कोशिशें कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया बहुत कोशिशें कर रहा है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट जो है वो बढ़े। अमेरिका भी दावे करता है कि वो लिटरेसी रेट बढ़ाना चाहता है। लेकिन ये इसका मेरे नज़दीक जो हल है वो सिर्फ यही है कि हमारे सोशल नेटवर्क जो है वो इस सिलसिले में काम करे। जैसे हमारे मशहूर सिंगर हैं शहजाद रॉय, उन्होंने कुछ कोशिशें की। हमारे साबिक गवर्नर सिंध हैं मोइनुद्दीन हैदर, उन्होंने कोशिशें की, उन्होंने स्कूल गोद लेना शुरू कर दिए। तो मेरे नज़दीक जो है स्कूल गोद लेने के बजाय ऐसे बच्चों की अगर जो है वो सरपरस्ती की जाए। बाज़ मजहबी इदारे यकीनी तौर पर बड़ा अच्छा एहसन इकदाम कर रहे हैं इस हवाले से कि वो बच्चों के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करते हैं, लेकिन वो दीनी तालीम तक रखते हैं। दुनियावी तालीम के लिए हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे वो अफराद जो साहिब हैसियत हैं वो ऐसे बच्चों को गोद लें, ऐसे बच्चों की सरपरस्ती करें। तो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके वो ना सिर्फ इन बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो अच्छा बना सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी जो है महफूज कर सकते हैं। तरफ तो तमाम सियासतदान जश्न मनाते नजर आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में 25A में प्राइमरी तालीम इन्होंने लाजमी कर दी। दूसरी तरफ ये हाल है कि सिंध में 10 से 12 हज़ार घोस्ट स्कूल हैं। पूरे पाकिस्तान में स्कूलों की ये हालत है कि वहाँ भैंसें बंधी हुई हैं, गधे बंधे हुए हैं, वहाँ पे वो जागीरदारों के ज़ेर इस्तेमाल हैं वो जगह। और सबसे बड़ी बात, जिनकी अपॉइंटमेंट होती है लोगों की वो सियासी बुनियादों पर होती है। वो बजाय सियासी डेरों, वो स्कूल में जाने के बजाय सियासी डेरों पे, ओताकों पे, जिरगों में जा के बैठते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का वो और भूत बंगले में हमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। और यही अफसोस का मुकाम है कि जो हमारे यहाँ रियासत की सबसे बड़ी तरजीह होनी चाहिए तालीम, वो नहीं है। मैं आपको बोला चलूँ कि किसी ने कहा है कि कशकोल में जिस रोज़ भीख ना होगी वो रात मेरी कौम पे तारीख ना होगी। उस शहर की पेशानी पे लिखी है तबाही जिस शहर के मकतब की फ़ज़ा ठीक ना होगी। इस वक्त कराची में लावारिस बच्चे पार्कों, खुले मैदानों, फुटपाथों पर कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमत को इन नादार बेसहारा बच्चों की किफालत के लिए फंड्स भी मिलते हैं, मगर ये फंड्स कहाँ खर्च होते हैं समझ से बाहर है। सर ये बताइए कि हुकूमत को जो फंड मिलते हैं इन लावारिस बच्चों के लिए आखिर वो कहाँ जाते हैं? देखिए ये तो सवाल आप उनसे करें कि आया उनके लिए कोई उन्होंने फंड एलोकेट किए, अगर किए तो वो कहाँ जाते हैं। क्योंकि मैं तो देखता हूँ कि जो लोगों की जो तायुश है, लोगों के पैसे प्लस हो रहे हैं, तायुशात बढ़ रही हैं, उनके आगे पीछे गाड़ियाँ होती हैं, बस सायरन बज रहे होते हैं और वो जो है ना VIP बने हुए घूम रहे होते हैं, लेकिन जो उनके असल रोल है वो नहीं है। हमारे यहाँ एक एक मिनिस्टर को जितनी बड़ी बड़ी तादाद में पुलिस के वैन्स और उनको नौकर चाकर, उनको सेक्रेटरीज, ये जो सारे दिए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि जब तक हम अपने इसको ऑस्टेरिटी जो सादगी का वो जरिया जो कि इस वक्त यूरोप में भी वो कर रहे हैं, यूरोप में भी इतना नहीं है जितना यहाँ है। देखिए ना पाकिस्तान में मिलिट्री के ऑफिसर्स जो हैं वो ड्यूटी पे होते हैं, गवर्नर की, चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर और जो है ना वो प्रेसिडेंट के। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि मिलिट्री के अताशी भी उनके पीछे आगे चल रहे हों, ऐसा कभी नहीं होता।
ये विड्रॉ क्यों नहीं होता? ये सारी कॉस्ट है जो नेशन दे रही है, हम दे रहे हैं, जो टैक्स देते हैं, हम ये पैसे पे कर रहे हैं। उनकी जितनी भी ये ताइशात हैं और जो इनके प्रोटोकॉल्स हैं और जो लोगों को सड़कों पे जितनी बेइज्जत करके वो जा रहे होते हैं, जब वो उनका कॉन्वॉय जा रहा होता है, और जिस तरह वो लोगों को, इस तरह लोग एम्बुलेंसेज में मर जाते हैं, तो ऐसे हुक्मरान जो है ना किसी मुल्क को आगे लेके जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। फंड यकीनी तौर पे वो हुकूमत के ही नुमाइंदों की जेबों में जा रहा है। मैंने आपको जैसे बताया कि ये काम सिर्फ हुकूमती नुमाइंदे नहीं कर रहे, बल्कि एनजीओज भी कर रही हैं, जिनको ज्यादा फंड मिलता है बैरून ममालिक से, अब्रॉड के ममालिक से, जिनमें हम ऑस्ट्रेलिया है, बरतानिया है, अमेरिका है, कैनेडा है, इस तरह के काफी ममालिक जो है वो डायरेक्ट फंडिंग कर देते हैं। एनजीओज को भी बाज़ दफा हुकूमती सेक्टर्स को भी करते हैं, लेकिन कहीं से भी कोई बाकायदा काम हमें होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। अगर 100 बच्चे हैं तो 100 में से 2 बच्चों पे काम किया जाता है, 500 बच्चों की तस्वीरें खींच ली जाती हैं, किसी एक बच्चों के लिए कोई वर्कशॉप रखते हैं या बच्चों के लिए कोई एक इवेंट या फेस्टिवल रखते हैं, उसमें तस्वीरें ले लेते हैं कि हम नीडी बच्चे जो हैं उनके लिए कितना काम कर रहे हैं। उसके बाद वो तस्वीरें आगे भेज दी जाती हैं, फंड मंगवा लिया जाता है, और उन बच्चों का फिर वही मस्कन दोबारा से वही रोड, वही सड़कें, वही बेचारों को जो है बेरवरवी के शिकार होना पड़ता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। पाकिस्तान की खा हुकूमत हो, खा एनजीओ हो, सिविल सोसाइटी हो, जब तक इस मुल्क में करप्शन ख़त्म नहीं होगी, ये तमाम फंडिंग जो है, अगर इस तमाम फंडिंग का जो बच्चों की मद में हुकूमत को या सिविल सोसाइटी एनजीओ को मिलती है, इसका 10% भी सही मानों में सही तौर पे खर्च हो जाए, पाकिस्तान के बच्चों की हालत आपको बदलती हुई नजर आए। बदकिस्मती से हर चीज़ को, पाकिस्तान की हर तरक्की के जीने को करप्शन की दीमक ने चाट खाई है। क्या आप जानते हैं सड़क पर पलने वाले ये कमोबेश लाखों बच्चे जराइम पेशा लोगों के हाथों मुस्तकबिल के खतरनाक तरीन मुजरिम बन सकते हैं। लोग सुनामी की बातें कर रहे हैं, मुल्क में तब्दीली की बातें कर रहे हैं, मगर लाखों जराइम पेशा अफराद का सुनामी हम सबको निगलने के लिए मुंह खोले खड़ा है। हुक्मरान इस पर तवज्जो दें। इस दुआ के साथ कि सलामत रहे पाकिस्तान। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।